हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस के लिए। ठीक, इस टेस्ट पेपर के अंदर हम एक टर्म 2 के एग्ज़ाम के टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे और साथ में इसके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, ये इम्पोर्टेंट क्यों है और क्यों हमको ये करना चाहिए? बिकॉज़ देखिए, अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको पहले ही एडवांस में समझ लेना चाहिए। वो चीज़ें हैं जैसे कि आपको पहले तो अपने सिलेबस को कवर करना है और विद द सिलेबस आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज है। ठीक, लेकिन नॉलेज को किस तरीके से प्लॉट किया जाता है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन और क्वेश्चन की क्या डिमांड है, क्वेश्चंस की डिमांड क्या है, उसके मुताबिक आंसर को प्लॉट करना, आंसर को देना, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो जब आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं XYZ, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड। जैसे कि मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में देखा है कि उनको क्लियरली ये पता भी नहीं होता कि उनको आंसर किस चीज़ का देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना ज़रूरी है कि उनको आंसर क्या देना है और आंसर को इतना क्लियर रखना है, इतना क्लियर कट रखना है कि जब आप कोई भी आंसर करें तो वो उस टारगेट को जो उस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है या जिस चीज़ को खुद एग्ज़ामिनर जानना चाहता है उस क्वेश्चन के थ्रू, आप उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर पाए, यानी कि आपका आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो आंसर है उसके चारों तरफ की स्टोरी लिखेंगे और मेन पॉइंट को छोड़ देंगे और फिर बोलते हैं कि देखो एग्जामिनर क्वेश्चन का आंसर हम लिख कर आए थे लेकिन फिर भी हमको क्या मिले हैं, बहुत कम मार्क्स मिले हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो एग्ज़ामिनर है वो क्या पूछना चाहता है और उसके साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने जो आंसर किया है वो क्या उस डिमांड को मीट कर रहा है। ठीक, तो अगर वो उस डिमांड को मीट ही ना कर पाए तो उसका फिर कोई यूज़ नहीं बचता। तो हमारे लिए सबसे पहली चीज़ है कि हम जानें कि सच में एग्ज़ामिनर का मोटिव क्या था उस क्वेश्चन को पूछने का। ये एक वर्कशीट है जो कि टर्म 2 के एग्ज़ामिनेशन की है और इसमें जनरल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि ये इंक्लूड करता है आपका पूरा सिलेबस मीन जो भी चैप्टर आपके सिलेबस में हैं वो सारे ही चैप्टर के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए हैं। तो आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर करना है और एक एक क्वेश्चन का ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है और उसका आंसर आपको कितने कम से कम लेटर्स में आप दे पाएंगे। ऑल राइट, तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स सी। ये कह रहे हैं द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ 20 मिनट्स, यानी कि जो हाफ लाइफ होता है जिसको हम बोलते हैं टी हाफ या फिर कुछ जगहों पर लिखते हैं बच्चे T50। ठीक, इन्होंने दे रखा है कि ये है आपका 20 मिनट्स, तो लेट्स से मैंने मिनट लिख दिया। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ से मिली? ये इन्फॉर्मेशन मिलती है हमको क्वेश्चन से। फिर पूछा है उन्होंने हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू 75% कंप्लीशन। तो इसका कंप्लीशन यानी कि जब 75% कंप्लीट हो जाए तब तक ये कितना टाइम लेगा। तो पहली चीज़ 75% कंप्लीशन यानी कि जिस टाइम कितना हो T75 उस टाइम तक कितना टाइम लगेगा। ठीक, तो 75 कंप्लीट होगा तो जो फाइनल अमाउंट हमारे पास बचेगी, तो अगर हम टोटल को 100 मान लें और 75 कंप्लीट हो जाए तो हमारे पास जो लेफ़्ट अमाउंट बचेगी उस टाइम वो रहेगी 25। ये मुझसे 25। ठीक, तो हमारे पास 25 रहेगी। देखिए पहले यहाँ पर समझ लें, जब किसी भी क्वेश्चन में आपको परसेंटेज दी हो, परसेंटेज, तब आप इनिशियल अमाउंट जो लेंगे
इनिशियल अमाउंट आप 100 लेंगे, यानी कि आपको इनिशियल अमाउंट यानी कि ई नॉट जो लेना है वो 100 लेना है। ठीक। और जब कभी भी आपको कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में दी हो, फ्रैक्शन मतलब यानी कि आपको p/q में दी हो, यानी कि कोई फ्रैक्शन में दी हो, तो उस टाइम आपको इनिशियल अमाउंट लेनी होती है 1। तो आपकी इनिशियल अमाउंट रहती है हमेशा 1। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि भाई हमारा परसेंटेज में दिया है, तो वो कह रहे हैं कि देखो जब तक 75% ना हो जाए तब तक। जब आपको यहाँ पे टी हाफ मिला तो आपको एक चीज़ मिल गई। ठीक। और इस टी हाफ से अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम जानते हैं कि जो हमारा टी हाफ होता है उसका रिलेशनशिप और रेट कांस्टेंट का रिलेशनशिप होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। ठीक है। और ये फॉर्मूला आता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन के मीन रेट फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट एंड द टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। ठीक। तो इनके बीच में रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक। यानी कि इसके ऊपर कंसंट्रेशन का कोई भी असर नहीं पड़ता, यानी कि हाफ लाइफ पर कंसंट्रेशन का कोई भी असर नहीं पड़ता। दैट्स वाई यहाँ पर रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है। ठीक। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं निकाल रहा हूँ के, तो के आएगा मेरा 0.693 अपॉन टी हाफ, और टी हाफ की जगह मैं रख देता हूँ वही वैल्यू अपनी, दैट विल बी 20 मिनट। तो हम वैल्यू को मिनट में रखने वाले हैं, एज वेल एज कि हमको ये पता रहे कि हमारा आंसर किस में आया है। तो देखें हमारा आंसर भी मिनट में ये पूछ रहे हैं, तो दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या रखेंगे, चीज़ों को एज इट इज़ यानी कि मिनट में ही लेकर चलेंगे। अब सपोज़ करें कि मेरे पास कोई रिएक्टेंट था आर, उसकी रिएक्शन हुई और उसने बना लिया प्रोडक्ट। ठीक। जब टाइम मेरे पास कितना है, टाइम है 0, तो मेरे पास ये 100% है और प्रोडक्ट क्या है 0%। तो मुझे प्रोडक्ट से कोई लेना देना भी नहीं है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पे फोकस करूँगा। अब ये कहते हैं कि भाई ये बताओ कि जब टाइम हो जाता है टी, ठीक, तो यहाँ पर जो मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो आई थी यहाँ पर कितना 100, लेकिन जब 75% कंज्यूम हो जाए तो टी बराबर टाइम जो भी हम निकाल कर कैलकुलेट करेंगे, तो कह रहे हैं कि जब 100 में से 75% चला जाएगा तो बचेगा 25%। यानी कि जिस वक्त 75% का कंप्लीशन हो जाएगा उस टाइम जो मेरा आर टी बचेगा, यानी कि जो कंसंट्रेशन बचेगी रिएक्टेंट की एट टाइम टी, दैट विल बी 25। हमें इसी को फॉर्मूले में रखना है। तो जब हम टाइम इसका फॉर्मूला लगाते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो फॉर्मूला होता है टी टाइम इक्वल टू 2.303 के लॉग, ऊपर रखते हैं हमेशा इनिशियल अमाउंट, यहाँ पे नोट लगा देते हैं और यहाँ पे लगाते हैं हम कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ठीक। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखें तो हम पाएंगे कि 2.303 अपॉन टी की जगह पर हम रख सकते हैं 0.693 अपॉन 20 ये वो से वाले मिनट है। ठीक। इनटू लॉग हमारी इनिशियल अमाउंट थी 100 और हमारी फाइनल अमाउंट आई थी 25, यानी कि जो टाइम टी है उस पर फाइनल अमाउंट आई थी 25। अब इस 25 से हम इसे काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 टाइम, और ये सा वाला 20 पहुंच जाएगा हमारा ऊपर, क्योंकि ये क्या है हमारा थर्ड पार्ट है यहाँ पर। ठीक। तो थर्ड वैल्यू हमेशा कहाँ जब चली जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है ऊपर वाले के साथ। तो टी बराबर आया इस जगह पर 2.303 इंटू 20, नीचे रहा हमारा 0.693 और यहाँ पर आ गया हमारा log 4। अगर तुम जानते हो log 4 की वैल्यू
तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर लॉग की वैल्यू देखें तो लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ऐसे ही लॉग 3 की वैल्यू हो जाएगी 0.4771। ऐसे लॉग 4 की वैल्यू हो जाएगी 0. लेट्स से 0.6020। ये कैसे आती है, इस आप ऐसे देख सकते हैं कि सपोज़ करें कि हम अगर log 4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, दैट्स मीन log 2 की पावर 2। और log के केस में अगर कहीं पर लिखा हो कि log x की पावर n, तो हम इसको लिखते हैं n log x, यानी कि पावर हमेशा क्या करती है, आगे पहुंच जाती है। ऐसे इसको अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास log 2 आगे आ जाएगा और 2 ये रहा। तो 2 तो हम ऐसे रखेंगे, इंटू log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 और जो बन जाएगी हमारी 0.6020। ठीक, अब इसी वैल्यू को उठाकर क्या करते हैं, हम उस इक्वेशन में रख देते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया था हमारा 2.303 इंटू 20 इंटू, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0.6020 और फिर हम यहाँ पर ले लेंगे अपनी अगली वैल्यू, दैट इज़ व्हाट कि 0.693। अंडरस्टैंड, इस तरीके से हमारी वैल्यू आ जाती है। पॉइंट हटाओ यहाँ से और आफ्टर 3 डिजिट 1 2 3, ऐसे यहाँ पर 3 डिजिट के बाद हम पॉइंट को हटा देते हैं। Then you calculate all the values, you come up with the answer, that's the 40.0117 minutes। तो टोटल जब तक 75% 100 से 25% यानी कि 75% कंप्लीशन के लिए रिएक्शन के जो अमाउंट और जो टाइम लगेगा वो लगता है हमेशा कितना, 40 मिनट्स। तो हम यहाँ पर 40 मिनट्स मान लेते हैं। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतने लंबे मेथड का यूज़ नहीं होता, अगर स्पेशली वो MCQ वाले क्वेश्चन हों तो। इन क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ आसानी से सॉल्व किया जा सकता है सिर्फ इस बात को ध्यान रखकर कि देखिए, अगर कोई रिएक्शन है और उस रिएक्शन को 100% से 50% जाने के लिए टाइम लगता है यहाँ पर 20 मिनट्स, यानी कि आधी 50 से 100 से 50 होने में अगर 20 मिनट लगा है तो 50 से 25 होने में जो टाइम लगेगा वो भी कितना होगा, 20 मिनट्स ही होगा, जो कि हाफ लाइफ के बराबर है। और इवन 25 से 12.5 होने में भी 20 ही मिनट्स का फ़र्क आएगा। जैसा हम देख चुके हैं पहले ही कि जो टी हाफ है वो कभी भी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना करने की वजह से ये हमेशा क्या करती है कि जो भी इनिशियल अमाउंट का हाफ होगा वही टाइम हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, यानी कि 2400 टू 50 पहुंचने में और 50 से 25 पहुंचने में भी इतना ही टाइम लगेगा, और इवन 25 का आधा होने में भी इतना ही टाइम लगेगा। There is one more method that is also used to calculate these. We will try to understand that way of calculation in the next video or even in the next question. Now move to the question number 2. Here is what the question number 2. Question number 2. What it says, okay, which of the following is not an element of the first transition series? कौन सा एलिमेंट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ का एलिमेंट नहीं है? जब आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो सपोज़ करें ये रही आपकी पीरियोडिक टेबल। वी स्टार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन इन द फर्स्ट ग्रुप,
and then helium in the last group. And then we come up with the lithium, then beryllium, and then here we come up with the boron, and then that is carbon, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और इन द एंड नियॉन। इसी तरीके से अगली सीरीज़ में आता है यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, देन हियर इट इज़ सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। तो ये हमारा जो फर्स्ट ग्रुप होता है, देन द सेकंड ग्रुप, सेकंड पीरियड आ जाएगा और फिर आ जाएगा हमारा थर्ड पीरियड, ठीक, और फिर आता है हमारा फोर्थ पीरियड। यहीं पर हमारी स्टार्ट होगी इस जगह पर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, जो कि पोटेशियम और यहाँ पर कैल्शियम के बाद स्टार्ट होती है। पहला एलिमेंट होता है स्कैंडियम, देन आता है टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एंड देन आएगा हमारे पास यहाँ पर आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड देन जिंक। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जीशन सीरीज। इनका कॉन्फ़िगरेशन या एटॉमिक नंबर स्टार्ट होता है 21, देन 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एंड देन 29 एंड देन ये 30, ठीक है। तो इसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। अब आपको याद रखना है कि कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर आए हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द सीट, और वहाँ पे हम चेक करेंगे कि वहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट ऑलरेडी दिए गए हैं। लेट्स से यहाँ पे पहला दिया है ऑप्शन नंबर 1 में आयरन, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है यहाँ पर क्रोमियम, ऑप्शन नंबर सी दिया है मैग्नीशियम, एंड द लास्ट वन द ऑप्शन नंबर डी दे रखा है निकिल। निकिल, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास आयरन 3D सीरीज़ में है, क्रोमियम भी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में है, बट द मैग्नीशियम इज़ नॉट इन द ट्रांजिशन सीरीज़, इवन द निकिल इज़ इन ट्रांजिशन सीरीज़। मैग्नीशियम क्या है, ये पाया जाता है सेकंड ग्रुप एंड ऑल्सो द थर्ड पीरियड, और ये ट्रांजिशन मेटल ना होकर ये कैसी मेटल है, ये एक एल्कलाइन अर्थ मेटल है, अर्थ मेटल है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और ये बहुत ज़्यादा इजी आंसर था, या बहुत आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता था। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। We are with the next question, that is question number 3. What it is saying? It is saying the number of the possible isomers for the complex दिया है इन्होंने CO, C2O4 का होल ट्वाइस और NH3 का होल 2, और यहाँ पर ये बंद कर दिया। इस ऑप्शन में यहाँ पर ये एक निगेटिव चार्ज लगाना भूल गए, क्योंकि जनरली जो कोबाल्ट है ये बनाता है कॉम्प्लेक्स इन थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बहुत ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं थर्ड में, हम वही बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा मेरा कोबाल्ट, और ये रहा इसके साथ ऑक्सिलेट आयन, एंड साथ में अमीनो ग्रुप। ये रहा अमीनो ग्रुप, और ये आ गया इसके ऊपर चार्ज, ठीक। अब सपोज करो, देखो इससे रिलेटेड कुछ कभी कभी क्या आते हैं कि ये पूछ लेते हैं कि भाई ये बता दो कि इसका नाम क्या है।
तो नाम के लिए क्या करना है आपको, नाम कैसे लिखा जाता है, पहले ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इन कंपाउंड के नाम लिखे जाते हैं कुछ ऐसे। जैसे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द लिगेंड्स, और लिगेंड के नाम लिखे जाते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक, तो पहली चीज़ यहाँ पर इसका नाम है ऑक्सीलेटो, ये ऑक्सीलेटो कैटायन है या फिर एनायन है, तो ये है ऑक्सीलेटो एनायन। ठीक, जिसके ऊपर क्या दिए हैं, 2 चार्ज दिए हैं, यानी कि 2 निगेटिव चार्ज है, तो इसको जनरली बोलते हैं ऑक्सीलेट आयन या ऑक्सीलेट एनायन। बट यहाँ पर जब हम नाम लिखेंगे एज ए लिगेंड तो हम इसका नाम लिखेंगे ऑक्सीलेटो। ठीक, और साथ में ये भी दिखाई रख देना है कि यहाँ पर ये डाइवेलेंट है, डाइवेलेंट लिगेंड है। ओके, तो बीइंग अ लिगेंड, अगर मैं इसे देखकर बताऊं आपको, तो यहाँ पर नाम लिखने के लिए दूसरे ग्रुप का नाम है अमीनो या अमाइनो, अमाइनो। ठीक, तो अगर मैं इसका नाम लिखूंगा तो मैं लिखूंगा डाई अमाइनो, और यहाँ पे टर्म यूज़ करते हैं जब कभी भी किसी बड़े लिगेंड का नाम आए तो विस, विस ऑक्सीलेटो। बस याद रखना इस विस का मतलब वाई है, वाई या फिर डाई। ठीक, यानी कि 2, तो विस ऑक्सीलेटो, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आया है तो लिखेंगे कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, ये जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है तो बीइंग अ निगेटिव यहाँ पर कोबाल्टेट आएगा और ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 3rd कोबाल्टेट के बाद, और साथ में लिखेंगे आयन। इस तरीके से इसका पूरा नाम होता है कि डाईअमाइनो विस ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट 3rd आयन। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज, इन्होंने पूछा है कि इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे। हमको आइसोमर्स के बारे में इसका आंसर करना है। तो पहली चीज़, जब भी बात चलती है आइसोमर्स की, आइसोमर्स कौन होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहाँ पर समझ लो इस चीज़ को, आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होती है, स्ट्रक्चर जो होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ए, मॉलिक्यूलर पॉइंट फॉर्मूला सेम होगा और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी। तो पहली चीज़, अगर हम इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखें, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, आइसोमर्स, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं इसके 2 होते हैं। कौन कौन से, एक तो सिस और दूसरा ट्रांस। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई कि इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए 2। जैसे पहले मैं आपको ट्रांस बना के दिखाता हूँ। तो ये रहा मेरा कोबाल्ट, ठीक, ये इसकी बैक साइड की तरफ की लोब है और ये रही इसकी फ्रंट साइड। ठीक है, ये हमने फ्रंट साइड वाली बना दी। ठीक है, ये है प्लेन में ऊपर और ये है प्लेन में नीचे। तो सपोज़ करें यहाँ पर बना है मेरा ये ओ निगेटिव वाला, सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी डबल बॉन्ड ओ एंड ऑल्सो ओ, निगेटिव साइड। ठीक है, फिर यहाँ पर एक ओ ये आ गया, एक ये आ गया, हमने इसको जोड़ दिया इससे यूं करके, और ऐसे इसको जोड़ दिया मैंने इधर यूं करके, और ये हमने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, अब एक NH2 लगा देंगे हम ऊपर और NH3 लगा देंगे ऊपर और एक NH3 लगा देंगे हम नीचे। ठीक है, इस तरीके से इसकी 2 स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाती हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर ये बना दिया। अब स्ट्रक्चर हम पहले से जानते हैं, इसकी स्ट्रक्चर है इसकी ऑक्टाहेड्रल। ये इसको इससे जोड़ देंगे, ये इसको इससे जोड़ देंगे, ये हम इसको
ऐसे जोड़ देंगे और इस वाली स्ट्रक्चर को ऐसे जोड़ देंगे। ये हमारी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगी, इसको बोलते हैं हम ट्रांस। ये हमारी ट्रांस स्ट्रक्चर। अब बारी आती है सिस की। तो हमारी ये वन स्ट्रक्चर एडवांस में हमारे पास आ गई। दूसरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम सिस। तो हमें वही करना है जैसा कि हमने पहले किया था कि ये रहा मेरा कोबाल्ट, ये रही मेरी बैक साइड वाली लूप और ये रही मेरी इस साइड वाली लूप, ठीक। और ये मेरा फ्रंट वाला है और ये मेरा बैक वाला है। ये ऊपर का प्लेन है में है और ये नीचे के प्लेन में, यानी कि सेम प्लेन के अंदर है। और ये बैक साइड जा रहा है डिस्प्ले के अंदर, ये जो डॉट डॉट की स्ट्रक्चर है। और ये क्लियर वाला जो है ये डिस्प्ले के बाहर आ रहा है मेरी आंखों की तरफ, ठीक। जैसे पिछली वाली जो स्ट्रक्चर हमने बनाई है अभी, इसमें अगर आप ध्यान से देखें एक बार तो आप देखेंगे कि ये ना सब प्लेन में है। यानी कि अगर मैं एक प्लेन डालूँ इसके ऊपर, प्लेन को आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर मैं ऐसा कोई प्लेन डालता हूँ यूं करके, तो ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक। ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी कि अगर मैं ये प्लेन डालता हूँ, कोई मिरर डाली है मैंने, तो मुझे नीचे का जो NH2 है ये, और जो सपोज़ करें आप ऊपर का है, ऊपर का ये हिस्सा है ये सा वाला, और नीचे का ये सा वाला, ये दोनों एक जैसे दिखेंगे। या फिर अगर मैं इसको बीच से काट दूं तो ये सा वाला हिस्सा जो इसका ये राइट साइड का है और लेफ़्ट साइड का है, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज लगेंगे, यानी कि एक जैसे दिखाई देंगे हमको। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें इस चीज़ को, तो आप पाएंगे कि मैंने यहाँ से इसको ले रखा है, सपोज़ करें यूं करके, अगर मैं इसको यूं बना देता हूँ, ठीक। ये हमने एक बीच का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। और हमें थोड़ा सा कलर चेंज करने की ज़रूरत है, बस लेट इट बी ये, ठीक। तो मैंने एक बार लिया यहाँ पर, पेन चेंज कर लेता हूँ, एक बार लिया मैंने यहाँ पर ओ, एक बार लिया यहाँ पर ओ, और मैंने इसको जोड़ दिया यूं, यूं करके, ठीक है। ये ऐसे ही मैं एक बार आता हूँ इधर और एक बार सी लेता हूँ इधर ओ के साथ, और ये आ गया सी, और अगला सी आ गया, और यहाँ हमने इसको ओ से जोड़ दिया, ठीक है। अब सिमिलरली क्या करेंगे, NH2 यहाँ पर जोड़ देंगे, NH3, और NH3 यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है, यानी कि इसके बीच में और इसके बीच में जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 90 डिग्री। ये होती है हमारी सिस फॉर्म। लेकिन अगर मैं इसका कोई भी प्लेन लेने की कोशिश करूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये बीच वाली जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, ये बीच वाली चीज़ें जो नज़र आ रही हैं ये सी वाली, अगर मैं सपोज़ करूँ इसको बीच में से काट दूँ तो ये जगह और ये जगह एक दूसरे से डिफरेंट होगी। और अगर मैं यहाँ से काटता हूँ इसको इस जगह से, सपोज़ करें आप इस जगह से काटता हूँ यहाँ से, अगर मैं कोई प्लेन डालता हूँ तो फिर ये सा वाला हिस्सा इसकी तरह ज़रूर होगा, लेकिन ये सा वाला हिस्सा इसकी तरह नहीं होगा। ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएंगे, ये और ये एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएंगे। और अगर हम बीच में से यानी कि इसको यूं भी काटते हैं तो फिर ये दोनों साइडें और ये साइड अलग अलग हो जाएगी, बिकॉज ये एक यूं करके जुड़ा हुआ है इसके ऊपर। अब लेट्स से वन थिंग इज़ लेफ्ट हियर, और वो वन थिंग जो है वो कुछ ये है कि सपोज़ करें मैं इस स्ट्रक्चर के बीच में एक मिरर लगा दूं, ये रहा मेरी तरफ से एक मिरर, ठीक है। तो हमने इसको मान लिया कि ये हमारे पास मिरर, और मिरर लगाने पर इस मिरर के अंदर जो भी ये मिरर है बड़ा सारा, ठीक, ये जो भी ये मिरर है जो हमने अभी बनाया है जस्ट बिफोर, ठीक, इसके अंदर एक सेम इसकी सामने वाले की जो हमने पिक्चर रखी है इसकी एक पिक्चर नज़र आएगी। तो
तो पिक्चर कैसी नज़र आएगी ये देखें ज़रा। पिक्चर नज़र आएगी कुछ ऐसी। ये रहा हमारा CO, ठीक। ये है इसकी बैक साइड, ये इसकी बैक साइड है, ये रहा इसका फ्रंट और ये रहा इसका फ्रंट। ऑलराइट, इसको समझने की कोशिश करना, ठीक। उसके बाद जो ये सा वाला हिस्सा है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये आएगा इसी साइड, क्योंकि देखो मिरर के अंदर जो चीज़ करीब होती है वो करीब नज़र आती है, ठीक है। कुछ इस तरीके से जो नीचे वाला हिस्सा है ये आ जाएगा NH3, जो ये हिस्सा है वो आएगा इस तरफ, वो आ जाएगा इस तरफ, और जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है वो आएगा कुछ ऐसे। इस तरीके से डन। और अगर हम चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये हमने डाल दिया बीच वाला प्लेन। अब अगर आप देखें तो आपको इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में एक डिफरेंस नज़र आएगा। वो डिफरेंस है ये कि अगर मैं इस स्ट्रक्चर को यहाँ से उठाऊँ और मैं यहाँ पर रखने की कोशिश करूँ इस स्ट्रक्चर के ऊपर, तो आप देखेंगे कि ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहे, ठीक। कि अगर मैं ये सी वाली स्ट्रक्चर उठाता हूँ और इसको इसके ऊपर रखने की कोशिश करता हूँ तो एक डिफरेंट ही स्ट्रक्चर आएगी। आप इस स्ट्रक्चर को 180 डिग्री घुमा कर भी अगर इसके ऊपर रखेंगे तो आप देखेंगे कि सारे के सारे बॉन्ड क्या होंगे, एक दूसरे से बदल जाएंगे, सारे के सारे बॉन्ड, ठीक। और बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को कवर ही नहीं कर पाएंगी, जैसे ये हिस्सा इसको ठीक से कवर नहीं कर पाता। अगर हम इसको पूरी स्ट्रक्चर को 180 डिग्री घुमाकर इसको ऊपर रखने की कोशिश करेंगे तो, और इसमें कोई प्लेन नहीं आ रहा, प्लेन मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट नहीं है सिस के अंदर, दैट्स वाई ये क्या होते हैं, सिस वाली जो ज्योमेट्री है वो होती है ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। आई विल एक्सप्लेन दिस थ्रू अ मॉडल, 3D के अंदर मैं दिखाऊंगा इस चीज़ को, ठीक। इन नेक्स्ट वीडियो मे बी पॉसिबल इन दिस वीडियो। तो ये जो हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं सिस वाले, ट्रांस वाले क्या होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। ट्रांस वाले क्या होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो बीइंग अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसे इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दैट्स वाई ये क्या हो जाते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक। लेकिन जिनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती तो वो जो बनाते हैं वो बनाते हैं ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। तो ये सी वाली फॉर्म, जैसे फॉर एग्जांपल सिस की ये सी वाली फॉर्म जो है इसे बोलते हैं डी फॉर्म, ठीक। और ये सी वाली फॉर्म जो है ये कहलाती है एल फॉर्म, क्योंकि डी फॉर्म जो है वो लाइट को राइट साइड में रोटेट करती है। अगर तुम इसके सोल्यूशन के ऊपर लाइट डालोगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट डालोगे, तो वो इसकी राइट साइड में क्या कर देगा, इसको रोटेट कर देगा। और ये जो है ये लाइट को लेफ़्ट साइड में रोटेट करेगा, जो लाइट आएगी उसको लेफ़्ट साइड में रोटेट करेगा, दैट्स वाई इसको बोलते हैं एल फॉर्म। तो डी और एल दो इनैंशियोमर होते हैं, इनैंशियोमर होते हैं, ठीक। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि यहाँ पर कितने हो गए, तो हमको याद रखना है या आपको याद रखना है ख़ास तौर से कि एक तो था ट्रांस वाला, प्लस दो होते हैं सिस के, सिस में भी एक क्या होता है, एक डी होता है और दूसरा एल होता है, यानी कि कुल मिला के हमारे पास क्या होंगे आइसोमर, 3 आइसोमर्स हो जाएंगे। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस कॉन्सेप्ट। और सम टाइम क्या होता है 2 मार्क्स के लिए भी इससे क्वेश्चन आता है जिसमें ज्योमेट्री वगैरह पूछते हैं और किस वजह से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन के लिए क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपका जो तीसरा क्वेश्चन है उसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा 3, यानी कि ऑप्शन सी। सी के अंदर एक ट्रांस एंड प्लस 2 क्या होंगे सिस।
सिस भी क्या है, आइसोमर। एक तो डी है और दूसरा एल है, तो कुल मिला के हमारे पास 3 आइसोमर्स हो जाते हैं। इस बात का आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि कोई कंपाउंड है, जैसे कि आपने दिया है निकिल CO4 ये, ठीक। इसके बारे में पूछा है कि भाई इसमें निकिल जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो इट्स अ वेरी सिंपल कंपाउंड। तो यहाँ पर आप देख रहे हो Na, ये रहा निकिल, CO का होल 4 एंड ब्रैकेट बंद। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसके बारे में आप बड़े अच्छे से जानते होंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में अगर तुम चाहो तो समझ सकते हो, बट आई डू नॉट वांट टू मेक इट मोर लॉन्ग वीडियो, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से समझ लेंगे कि सपोज़ करें ये जो निकिल है, ठीक, और ये है CO, जिसको हम बोलते हैं कार्बन मोनो ऑक्साइड। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं एज ए लिगेंड, ठीक, तो इसका नाम होता है जनरली, या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इसके नाम का यूज़ करते हैं कार्बोनिल, जो कि एक न्यूट्रल लिगेंड है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पर अगर ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो मैंने सपोज करो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है निकिल की, तो निकिल को मान लूँगा मैं X प्लस 4 टाइम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है किसके ऊपर, कार्बोनिल के ऊपर, तो इक्वल टू 0, और x बराबर प्लस क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 0। यानी कि अगर निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात चली है, तो यहाँ पर निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है हमारे पास कंप्लीटली 0, जो कि आई थिंक ऑप्शन में भी नहीं गिवन होगा। यहाँ पर ऑप्शन में भी गिवन नहीं है, दैट्स वाई इसका ऑप्शन क्या है, गलत है। तो दैट्स वाई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये अपने आप में एक बहुत ख़ास कंपाउंड है, क्योंकि जैसा कि NCERT बिलीव करता है, उसके मुताबिक अगर हम सोचने लगे तो इस कंपाउंड की बहुत वैल्यू है। पहला, यहाँ पर जो निकिल है उसका एटॉमिक नंबर है 28, यानी कि आर्गन में गए 18, फिर आता है 3D जिसमें जाएंगे 8, और फिर आता है 4s2 जिसके अंदर जाते हैं 2, फिर 4p0। इस तरीके से इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। लेकिन जो कार्बोनिल है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से क्या करता है, इट इज़ कैपेबल फॉर द पेयरिंग, तो ये पेयरिंग कर सकता है, ठीक। जब ये पेयरिंग करता है तो क्या होता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये भी वापस किस में चले जाते हैं, 3D के अंदर, और हमारा कॉन्फ़िगरेशन बन के आता है 3D10 4s0 एंड 4p0। एंड जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी कि डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स फ्रॉम लिगेंड, वो जाते हैं किस में, एक तो 4s में और 3 4p के अंदर, यानी कि CO से यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, और ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में मिलके बनाती हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिससे कंपाउंड की स्ट्रक्चर बन जाती है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। और कंपाउंड भी कैसा होता है, लो स्पिन होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, एंड दैट इज टेट्राहेड्रल। और NCERT में ये दहाड़ के बोलते हैं कि देखो भाई, कॉम्प्लेक्स जो होते हैं
कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं टेट्राहेड्रल, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होते हैं, हाई स्पिन होते हैं। हाई स्पिन मतलब जिसके अंदर पेयरिंग नहीं होती हो, ठीक। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो इस कॉम्प्लेक्स में क्या है, वो एक्सेप्शन का केस आता है जिसके अंदर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है और वो भी टेट्राहेड्रल होता है विद द हाइब्रिडाइजेशन sp3। डन। तो इस बात को याद रखना। इसकी कभी कभी ज्योमेट्री पूछ ली जाती है कि ज्योमेट्री कैसी होती है, तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं तो sp3 होगा। और एक चीज़ और पूछी जाती है, दैट इज़ मैग्नेटिक करेक्टर। तो आप देख पा रहे होगे कि इसके 10 के 10 इलेक्ट्रॉन 3D के अंदर गए हैं, और अगर वो 3D के अंदर गए हैं तो ऑफकोर्स वो सब के सब क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। वो सब के सब क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। और अगर वो सब के सब पेयर्ड हो गए तो इसका मतलब इसके पास नॉट एनी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर द, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है तो दैट्स मीन ये करेक्टर दिखाएगा कैसा, डायमैग्नेटिक। तो ये नेचर में पैरामैग्नेटिक, नेचर में डायमैग्नेटिक होता है। एंड ऑल्सो देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा होगा, कलरलेस कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, पहली चीज़ याद रखनी है कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखता है। दूसरी, ये टेट्राहेड्रल होता है। तीसरी, ये डायमैग्नेटिक है। अगली चीज़, ये कलरलेस है। और ऑल्सो ये उस एक्सेप्शन से आता है जिसके अंदर एक टेट्राहेड्रल कंपाउंड लो स्पिन होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। डन। तो इस तरीके से हम इसको समझ जाते हैं। अगर कोई पूछे इसका डी ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन, तो वो होता है वी। जब हम टेट्राहेड्रल की बात करते हैं तो वहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ ई की बात करते हैं, E4T2 6। ये इसका डी ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन आता है, ठीक, जिसमें ई क्या है, लोअर ऑर्बिटल है, और टी जो है वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल है। डन। ये है डी ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, जिसको हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन सेइंग। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, 0 हो गई, और हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। अच्छा, इन्होंने करा है व्हेन एथेनॉल कंबाइन विद PCl5 इट प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स। ठीक, तो पहला है क्लोरोएथेन, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड तीसरा है व्हाट इज़ द थर्ड एटम ऑन द लिस्ट। कौन सा वाला थर्ड है, ठीक। तो इसमें इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, और ऑल्सो फॉस्फोरिक एसिड, एंड देयर इज फॉस्फोरिल क्लोराइड। ओके, मूव टू द क्वेश्चन। कह रहे हैं कोई एल्कोहल है, तो मैंने सपोज किया ये मेरे पास कोई एल्कोहल है, मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ PCl5 से। करवाऊँगा तो मेरे पास एक तो बनेगा एल्काइल एल्कोहल, दूसरा बन रहा है HCl, और तीसरा क्या बन रहा है इसके बारे में मुझको बताना है। ठीक है, ऑल राइट। यही चीज़ हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं एल्कोहल की बात करूँ तो एल्कोहल यहाँ पर बिहेव करता है बिल्कुल न्यूक्लियोफाइल की तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह। कैसे, जैसा हम जानते हैं, ये रहा एल्कोहल, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहे इसके ऊपर मोर इलेक्ट्रॉन पेयर। जैसा कि हम जानते हैं पी ऑर्बिटल जो कि Cl से जुड़ी हुई है। कितने Cl हैं यहाँ पर, 5 Cl हैं, ठीक। उसके बावजूद पी ऑर्बिटल के पास होती है एम्प्टी डी ऑर्बिटल, तो ये रही इसकी एम्प्टी डी ऑर्बिटल।
डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये क्या करता है, अपने लोन पेयर को डोनेट कर देता है किसमें, पी ऑर्बिटल में, किसकी, इसकी डी ऑर्बिटल में फॉस्फोरस की। और जैसे ये डोनेट करेगा तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन वहाँ पहुँचेंगे ये क्या करता है, अपनी बैलेंसी को पूरा करने के लिए सी एल को यहाँ से रिमूव कर देगा और स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनकर आएगी, आर ओ पी सी एल सी एल सी एल एंड सी एल, और साथ में एक सी एल ये निकल गया, एक एच ये है और ये रहा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस वजह से क्या होगा कि ये अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस बॉन्ड को तोड़ देता है और हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन के आता है, आर ओ पी सी एल सी एल सी एल एन अदर सी एल, और ये सा वाला जो एच निकला है वो इस सी एल के साथ मिलकर क्या बना लेगा, एस सी एल। नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस। ये कॉम्प्लेक्स भी अब क्या करेगा, ये से वाले जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं इसके ऊपर मौजूद, ये क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को फिर से देता है किसको, पी को, और पी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को तोड़ देगा और हमारे पास कुछ ऐसा रिलेशन निकल कर आएगा, आर सी ओ डबल बॉन्ड पी सी एल सी एल सी एल, और साथ में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज। और जो सी एल इससे निकला था, सी एल निगेटिव, कहाँ से निकला था, इस फॉस्फोरस से होके गया है ये। ठीक, ये क्या करेगा, यहाँ पर बिहेव करेगा ऐसे न्यूक्लियोफाइल और अटैक कर देगा किस पर, एंटी बॉन्डिंग किसकी, इस वाली ऑक्सीजन की। और जैसे ये अटैक करेगा यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा और हमारे पास हमारा रिजल्टेंट बनकर आएगा कौन सा, ये सा वाला। और साथ में निकलेगा क्या, अगला निकला हमारे पास ये सा वाला HCl। तो वो पहला ये रहा, यानी कि ये आ गया हमारा पहला यहाँ से, दूसरा ये आ गया और तीसरा जो बचा है वो ये है, और ये क्या है, POCl3 फॉस्फोरिल क्लोराइड, इसका नाम होता है फॉस्फोरिल क्लोराइड। ये क्वेश्चन जनरली बनते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, कभी पूछ लेंगे यहाँ पर PCl3 है तब क्या बनेगा, ठीक, तो जो बनेगा वो बनेगा H3PO3। ठीक, अगर क्या हुआ यहाँ पर PCl3 हुआ तो बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये, एक बार इसको अच्छे से ड्रॉ करके देखो और समझो कि ये कैसे काम करती है। डन, तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हमारा हो गया, और ये कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन है इसका। अब बात कर लेते हैं 6 वाले की। कह रहे हैं व्हाट इज़ द कैटलिस्ट इन द क्लोरोएल्केन रिएक्शन एट द प्राइमरी एल्कोहल विथ HCl। यानी कि अगर तुम प्राइमरी एल्कोहल से रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक, और आपको बनाना है एल्काइल हैलाइड, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन, तो कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे। ठीक, तो एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में जब आप देखोगे तो आपको पहली रिएक्शन मिलती है क्या, कि कोई एल्कोहल है और आप उसकी रिएक्शन करवा रहे हो H से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, और आपके पास बनता है RX प्लस साथ में बन के आता है H2O। ठीक है, देखिए जो यहाँ पर ये एक क्वेश्चन इससे ऐसा भी आ जाता है, कभी कभी आप देखोगे कि ये जो बन के आया है इसके बारे में पूछ लेंगे भाई ये किस तरह का रिएजेंट है, तो याद रखना ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी कि
किसी भी मॉलिक्यूल से वाटर निकालने के काम आता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ये यहाँ पर इसने वाटर को एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट रिएक्शन होती है हमेशा जब हम हेलो एल्केन पढ़ते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन जो होगा हमारा इसमें सी हो जाएगा। तो सी ऑप्शन के साथ आपको जाना है जब बात होगी कि भाई एल्काइल से कैसे बना लेंगे। तो बाकी सारी ऑप्शन हवा पानी की तरह हैं, आपको इसका ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 7। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 7 देखें एक बार कि एज एन इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोटेक्टिव कवरिंग व्हाट मेटल इज यूज्ड। ठीक, तो इन्होंने देख रखा है प्लूटोनियम, पहला प्लूटोनियम, दूसरा दे रखा है क्रोमियम, तीसरा दे रखा है निकिल, ठीक, और फोर्थ दे रखा है आयरन, यानी कि डी दे रखा है आयरन। तो याद रखना है यहाँ पर प्लूटोनियम, प्लूटोनियम का तो दूर से दूर तक कोई इस्तेमाल होता ही नहीं है। ठीक, ये काफ़ी हैवी मेटल है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट यूज्ड। टॉक्स अबाउट आयरन, तो आयरन इज ऑल्सो नॉट यूज बिकॉज ये मोस्ट क्रोसिव मेटल है, क्रोसिव मेटल है, दैट्स वाई आयरन तो कोई यूज़ करने से रहा। फिर आता है निकिल और क्रोमियम। आपने देखा होगा कि कुछ मशीन्स जो होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा सिल्वरी कलर की होती हैं, मतलब चमकीली होती हैं, जैसे हमारा साइकिल के हैंडल्स वगैरह होते हैं, दैट्स उसकी तरह। तो वो क्या होते हैं, क्रोमियम के पॉलिश करे हुए होते हैं, या स्टील के ग्लास होते हैं ना, तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा में क्रोमियम मेटल्स को मिलाया जाता है। ठीक है, निकल का भी यूज़ है, ये भी बहुत ज़्यादा स्टैचूज़ वगैरह जो होते हैं, जो मूर्तियाँ होती हैं, तो उनके ऊपर जो पॉलिश किया जाता है वो निकल का होता है। सिक्के वगैरह होते हैं उनके ऊपर भी पॉलिश किया जाता है, निकल का होता है। लेकिन क्रोमियम का पॉलिश जो होता है ना, उसका एक अपना ही अलग एडवांटेज है। ठीक, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो क्रोमियम ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको इससे अंदाज़ा लगा लेना है, ठीक, कि हमारा यहाँ पर क्या होगा, क्रोमियम का यूज़ होगा। आगे देखें, अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, इन्होंने बोला है व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेंथेनॉइड प्रॉपर्टी। कौन सी लेंथेनॉइड की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक, तो लेट्स सी, लेंथेनॉइड कंटेन कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू इंक्रीज इन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से पहले यहाँ पे फॉलोइंग इज नॉट ए लेंथेनॉइड प्रॉपर्टी। ओके, कि दे आर द सॉफ्ट मेटल विद वाइट सिल्वरी कलर्स, तो इट इज़ अ लिटिल बिट ट्रू। ठीक, तो ये सॉफ्ट मेटल होती हैं विद सिल्वरी कलर की तरह, सिल्वरी कलर के साथ। ठीक, दे टर्निश रैपिडली, तो हाँ ये रैपिडली टर्निश होती हैं। द हार्डनेस ऑफ द मेटल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, तो ऑफ कोर्स हार्डनेस बढ़ेगी जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, तो ये डेंसिटी के अकॉर्डिंग बढ़ती रहती है। इन्होंने बोला है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल्स रेंजेस फ्रॉम 500 to 1000 के। एक्चुअली तुम इस पॉइंट को देखोगे, एनसीईआरटी में लिखा है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो अराउंड 1200 से 1600 के अराउंड होते हैं, ये एनसीईआरटी में लिखा है। दैट्स वाई इसका यही ऑप्शन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी गलत होगा। ठीक, तो हमको यही बताना है कि ये सही नहीं है। अगला देखिए, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू इंक्रीज इन, ड्यू टू इंक्रीज, ये किस वजह से इंक्रीज होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो पहली चीज़, इफेक्टिव शिल्डिंग ऑफ द एफ ऑर्बिटल, तो हम जानते हैं शिल्डिंग का जो ऑर्डर है, शिल्डिंग का जो ऑर्डर है वो एस का सबसे ज़्यादा शिल्डिंग होता है, फिर पी की शिल्डिंग होती है, फिर डी की शिल्डिंग होती है, और एफ की शिल्डिंग सबसे ज़्यादा वीक होती है। ठीक, तो शिल्डिंग वाली चीज़ तो यहाँ पर गलत साबित हो गई। फिर एटॉमिक नंबर,
तो एटॉमिक नंबर का भी कोई ख़ास असर नहीं होता है ऐसा कोई, ठीक। सबसे ज़्यादा असर होता है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसका चार्ज जितना ज़्यादा होगा वो इतनी ही आसानी से क्या करेगा, उसकी कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ठीक। तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। नॉट ऑल्सो अबाउट एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर ये तो एटॉमिक रेडियस, तो ये तो उसका रिज़ल्ट है, ठीक। तो रिज़ल्ट है किस वजह से, जबकि एटम का इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा तो उसकी वजह से रेडियस खुद ब खुद ही क्या होगी, छोटी या बड़ी होगी। तो कंट्रैक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नाउ वी आर गोइंग थ्रू द क्वेश्चन नंबर 10th, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये कह रहे हैं कि इफ एनर्जी, यानी कि अगर ये है लेंथेनॉइड ऑक्टाहेड्रल एनर्जी, या इसको मैं यहाँ पर यूज़ करना पसंद करूँगा, जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि ये है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज़ लेसर देन द पी। यहाँ पे पी है पेयरिंग एनर्जी, पी है यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी। तो इस जगह पे हम जो टर्म यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ पेयरिंग एनर्जी। तो कह रहे हैं कि भैया पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है किसकी, किससे, वो भी ऑक्टाहेड्रल से, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी से। अब जब भी पेयरिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी से ज़्यादा होती है, आपको याद रखना है कि इसका मतलब जो लिगेंड यूज़ किया गया होगा वो कैसा होगा, वीक लिगेंड होगा। वीक लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग होना क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। और जब भी पेयरिंग होना इम्पॉसिबल हो जाएगा तो यहाँ पर ऑर्बिटल का तुम्हें ध्यान रखना है कि ऑक्टाहेड्रल में ऑर्डर होता है T2G और फिर होता है Eg। तो इलेक्ट्रॉन क्या भरे जाएंगे, नंबर से भरे जाएंगे, यानी कि पहले एक एक नीचे भरा जाएगा, फिर इसके बाद उसके ऊपर और फिर उसके ऊपर, ठीक। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाएगा। हम इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं फॉर अ मोमेंट कि किसका कॉन्फ़िगरेशन उस चीज़ को मैच कर रहा है, ठीक। तो ये देखें यहाँ पे दिया है T2G देन T2G के बाद आएगा हमारे पास T2G और 4 Eg0, यानी कि इसमें तो पहले ही पेयरिंग हो गई, तो पेयरिंग हो गई तो ये तो लो स्पिन वाला केस है, दैट्स वाई ये तो होने से रहा। फिर अगले में पहुँच जाओ T2G3 Eg1, हाँ जी ये हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ जाओ T2G0, ये ज़ीरो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर Eg4, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो होना ही नहीं है, किसी भी कंडीशन में नहीं होना। फिर T2G2 Eg2, नहीं ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि दो नहीं, यहाँ पे T2G में कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन तो जाने ही जाने हैं, नो डाउट। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं होंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। अब बात कर लेते हैं द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ Cu इन द कंपाउंड दीज इज, कह रहे हैं कौन सी वाली हाइब्रिडाइजेशन है इस कंपाउंड में, इस वाले में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे मिल गया था, ये वाला ऑप्शन था, ठीक। अब हम हाइब्रिडाइजेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन, लेट्स से मूव टू द नेक्स्ट। कॉम्प्लेक्स है हमारे पास CuNH3 का होल 4, ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास SO4, ठीक। पहली चीज़, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स को देखो तो तुमको पता करना है ऑक्सीडेशन स्टेट उस मेटल की। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है Cu की तो मैं लिखूँगा X Cu के लिए। यहाँ पर 4 हैं अमोनिया, और हर अमोनिया जो है यहाँ पर एक न्यूट्रल लिगेंड है, दैट्स वाई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 प्लस। अगला आता है सल्फेट, सल्फेट की होती है हमेशा -2 इक्वल टू ओवरऑल 0। तो यहाँ पर हो गया X, ये पूरा हो जाएगा 0, और ये आ जाएगा हमारा -2 इक्वल टू 0।
अब इस -2 को इधर ले जाएंगे हम हमेशा की तरह, तो x बराबर हो जाएगा हमारा +2, यानी कि हमारे पास जो कॉपर है यहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होने वाली है +2, या है ही +2। बहुत अच्छे। इसको डन करने के बाद हमें दूसरी चीज़ हम यहाँ पर सीख सकते हैं, इसका नाम। तो इसका नाम होगा टेट्रा अमाइनो ऑलराइट। इसके ऊपर कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव। पूरे स्फीयर पे चार्ज भी कितना है, 2 पॉजिटिव। तो ये होगा कॉपर सेकेंड, और फिर आयन का नाम लिखेंगे सल्फेट। ठीक है, फिर आयन का नाम लिख देंगे सल्फेट। तो इस तरीके से इसका नाम निकल के आता है। अब देख लेते हैं हम Cu के बारे में। जो NH3 है ये एक माइल्ड लिगेंड होता है, या फिर अगर तुम समझो तो यहाँ पर इसको हम हमेशा स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो ये तो सोचने की बात है नहीं, तो हम इसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड मान के चलेंगे। अब बात करते हैं Cu की। एटॉमिक नंबर होता है 29। कॉन्फ़िगरेशन होता है कि अगर हम आर्गन को रखें तो फिर यहाँ पर आएगा 3d10 और 4s1, 4p0 एंड 4d ऑल्सो 0। ठीक, अब क्या होगा, ये जो 10 है डी का, ये जो डी का 10 है, ठीक, और 4s है, ठीक, 4p है ये, और ये रहा हमारे पास 4d। डन। ठीक, ये आ गया इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे बना दिए मैंने डार्क। अब अगर Cu आता है हमारा Cu2 पॉजिटिव में, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, तो एक जाएगा इससे और एक जाएगा इससे। तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा, कुछ ऐसा। ठीक है, यूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा चुका है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से। फिर हमारे पास कितनी ऑर्बिटल बची, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है। बस यहाँ पर एक काम हो जाता है जिसको ख़ास तौर से ध्यान रखा जाता है। ठीक, वो क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर जाता है और जंप करके पहुँचता है ये इस वाली ऑर्बिटल में। ठीक, और जब ये जंप करता है तो हमारे पास एक ऑर्बिटल खाली हो जाएगी यहाँ पर, एक ऑर्बिटल हमारे पास ये आ जाएगी 4s वाली, 4s, और 2 ऑर्बिटल आ जाती हैं हमारे पास 4p से, और ये सब की सब कंबाइन होके बनाती हैं ये जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है DsP2, जिसको सम टाइम कुछ दिखाते हैं sp2d। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कि भाई ये सी वाली ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है, ये सी वाली एक p ऑर्बिटल जो है इसके अंदर ये इन्वॉल्व नहीं होती हाइब्रिडाइजेशन में, और कुछ लोग मानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इधर से जंप करके पहुंचता है इस वाली ऑर्बिटल में, जिसकी वजह से इसकी क्या होती है, एक ये ऑर्बिटल और एक ये, और ये 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होकर क्या बनाती हैं, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। और कुछ बुक्स में दिखाया गया है कि ये sp2d बनाती है। यानी कि अगर हम इसकी स्टडी करें माइक्रोसॉफ्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी से, तो वहाँ पर जो स्ट्रक्चर आती है वो आती है स्क्वायर प्लेनर, जिसका नॉर्मली जो कॉन्फ़िगरेशन आता है या हाइब्रिडाइजेशन जो आता है जिसका, वो आता है DsP2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन। ठीक,
तो ये इट सेल्फ इज़ ए कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना दैट इज़ एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय द स्पेक्ट्रो स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड। ठीक, जिसके अंदर लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह के दो हाइब्रिडाइजेशन को कंफर्म करते हैं कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक, तो हमारा यहाँ पर जो दिया है वो हमारा पहले वाला दिया है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो हमारा जो मेथड होगा वो कुछ ऐसा होगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन है स्क्वायर प्लेनर। तो इन्होंने sp3 दिखाया है यहाँ पर, तो sp3 से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो sp3 देखने में लगता है लेकिन होता नहीं है, तो ये तो गया। फिर इसके बाद इन्होंने दिखाया sp3d2, तो नहीं, ये तो पहले से ही इसके पास 4 लिगेंड है, तो 6 वाला केस भी ख़त्म हो गया। ds, तो ds का भी इसके साथ कोई चक्कर नहीं अप्लाई होता। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के हम लेफ्ट है किसके साथ, बी वाले के साथ। ठीक, तो अगर तुम खुद निकाल रहे हो कहीं पर तो तुम यहाँ वहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग दिखा सकते हो कौन सा, DSP2। ठीक, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है तो एक अलग रूल होता है, ह्यूगोज रूल कहते हैं उसको, जिसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, उसको प्रूव किया गया है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो DSP2 होता है। ठीक, और अगर आपको बुक के अकॉर्डिंग चलना है तो इस वाले ऑप्शन को आप क्या करोगे, सिलेक्ट कर लोगे, ये ऑप्शन आपका रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक इस चीज़ का आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट टॉपिक, या नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कुछ ऐसे है, और क्वेश्चन का नंबर है हमारा 12। हाँ जी, देखें, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमैग्नेटिक आयन। कौन सा डायमैग्नेटिक आयन है, डायमैग्नेटिक आयन है, ये प्रूव करना है। ठीक, अब सुने, अगर हम CFT को ले लो, चलो ठीक है, इससे बात कर लेते हैं। CFT क्या कहती है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में, या फिर BBT के अकॉर्डिंग ले लो, लेकिन BBT ने कोई ऐसा क्लियर कट मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, तो दैट्स वाई मैं बता रहा हूँ कि BBT तो खुद ही किसी के मैग्नेटिक नेचर पे बेस्ड थ्योरी थी कि ये कंपाउंड मैग्नेटिक है तो इसका ज्योमेट्री क्या होगी और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कुछ ऐसे करके थी। और CFT ने इसके लिए बहुत क्लियर सी गाइडलाइंस दी थी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स, अगर उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर उसके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सब के सब क्या हो, पेयर्ड हो, तो भैया वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। उनका बिल्कुल सिंपल सा जवाब है। तो उसके बेसिस पर अगर हम देखें तो इन्होंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमैग्नेटिक आयन, स्कैंडियम, वेनेडियम, मैग्नीज एंड द कॉपर। ठीक है, तीनों के उन्होंने एटॉमिक नंबर भी दे रखे हैं। साथ में ऑप्शन दिए उन्होंने, वेनेडियम 2 पॉजिटिव, साथ में उसके बाद दिया है स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव एंड ऑल्सो मैग्नीज 3 पॉजिटिव। लेट्स मूव, हमारे पास ये बहुत सारे ऑप्शन हो गए, इसके ही बेसिस पे हमको थोड़ा सा आगे बढ़ना है। चलें तो फिर चलते हैं। पहला आया था वेनेडियम 2 पॉजिटिव, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव और मैग्नीज 3 पॉजिटिव। एटॉमिक नंबर की बात करो तो 23, इसका होता है 21, इसका होता है 29 और इसका होता है 25। ऑलराइट,
अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल कर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूँगा तो हम यहाँ पर आर्गन को क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट मान रहे हैं सबके लिए। ठीक है, ठीक है, आर्गन हमारा कांस्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। वेनेडियम के लिए लिखूँगा मैं तो लिखूँगा 3d3, 4s 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 0 हो गया। स्कैंडियम के लिए लिखूँगा तो 3d0, ठीक, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते थे वो ही निकल चुके हैं, और 4s0। अगर कॉपर के लिए लिखूँ तो यहाँ पर आएगा 3d9 4s0। अगर आयरन के लिए मैग्नीज के लिए लिखूँगा तो लिखूँगा 3d4 और 4s0। लेस से इसकी हमने डी ऑर्बिटल बनाई, सबकी एस तो खाली ही है तो इसकी डी ऑर्बिटल बनाई। फिर मैंने इसकी डी ऑर्बिटल बना दी, ठीक, फिर इसकी भी डी ऑर्बिटल बना दी और इसकी भी डी ऑर्बिटल बना दी। सारे इलेक्ट्रॉन को भर देते हैं। यहाँ पर भरा 1 2 3, यहाँ पर भरने कोई नहीं, यहाँ पर भरना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भरने 1 2 3 4। ठीक है, लेट्स से इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 0, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सिर्फ लास्ट वाला 1, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 4। इसका मतलब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये होगा हमारे पास डायमैग्नेटिक। स्कैंडियम थर्ड क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। एक चीज़ यहाँ पर और याद रखना कि स्कैंडियम जो होता है ये एक ट्रांजिशन मेटल है, वो तो है ही, साथ में ये एक ऐसी मेटल है जिसकी सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बाकी सारी जो ट्रांजिशन मेटल होती हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसी वजह से उसका यूज़ करते हैं हम किस में, एज ए कैटलिस्ट, एज ए कैटलिस्ट, क्योंकि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आसानी से हो सकता है चीज़ों का। दैट्स वाई उसमें हम कैटलिस्ट की तरह उसका यूज़ करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन स्कैंडियम बीइंग अ ट्रांजिशन मेटल स्टिल डू नॉट शो मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, तो यहाँ पे ये डायमैग्नेटिक हो गया, ये भी भैया पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक और ये भी पैरामैग्नेटिक। अगर हमें पैरामैग्नेटिक नेचर निकालना होता है तो इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं, n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और n+2। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के हम किसी का भी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर निकाल सकते हैं, किसमें, वो भी बोर मैग्नेटॉन में, Bm में, बोर मैग्नेटॉन। वी आर गोइंग बैक टू द क्वेश्चंस एंड यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्या कहा है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुज रेट कांस्टेंट हैज़ द सेम यूनिट एज द रेट ऑफ द रिएक्शन। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है वैसे तो। कह रहे हैं ऑर्डर बताओ उस रिएक्शन का जिसके के की वैल्यू, जिसकी रेट की वैल्यू, पहली चीज़ जिसकी रेट, रेट मतलब जो रेट है वो क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी रिएक्शन है A to B, अगर मैं इसके लिए रेट लिखता हूँ तो मैं लिखूँगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। तो ऊपर बात चली है कॉन्सेंट्रेशन की, नीचे बात चली है टाइम की। तो हम कॉन्सेंट्रेशन को लेते हैं मोल पर लीटर
और नीचे आ जाएगा टाइम मतलब सेकंड। तो यहाँ पर आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। ये हमारे पास क्या होगी, रेट की यूनिट हो गई। अब यहीं पर अगर हम देखें तो रेट की यूनिट है हमारी मोल पर लीटर पर सेकंड। अब ये कह रहे हैं कि उसके रेट कांस्टेंट, यानी कि रेट कांस्टेंट मतलब के की यूनिट भी क्या होनी चाहिए, मोल पर लीटर पर सेकंड, यही होनी चाहिए। इसके लिए तो इसको बराबर आना चाहिए रेट बराबर के, तभी इन दोनों की यूनिट क्या होगी, सेम होगी। और ऐसा केस होता है ज़ीरो ऑर्डर में, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में, क्योंकि यहाँ पर जो रेट है वो डिपेंड नहीं करती किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर। तो हम इसके ऑर्डर को ले लेते हैं या फिर इसकी पावर को ले लेते हैं ज़ीरो, जिसकी वजह से ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और रेट क्या होगी, इक्वल टू होगी किसके, के। तो यहाँ पर क्या होगा, के की यूनिट और रेट की यूनिट दोनों की बराबर हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे। तो दैट्स आंसर इज ज़ीरो ऑर्डर। अगला लिखा है कैलकुलेट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशन आर बराबर के ए की पावर 3/2 और बी की पावर -1। इसके लिए हमको बताना है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। हमेशा याद रखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स यानी कि जो भी ये पावर्स हैं उनको अगर हम सम कर दें, जैसे मैं बोल दूं कि 3/2 प्लस -1, इनको हम अगर ऐड कर दें तो यही क्या होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। तो और जब ऐड करोगे आप तो n बराबर आएगा 3/2 -1, एलसीएम ले लेंगे तो 3/2, 3 - 1 किया, यहाँ पर हो जाएगा 2 × 1 यानी कि 2, यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास आ गया n हाफ। तो यहाँ पर हाफ ऑर्डर रिएक्शन ये निकल कर आ जाती है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती कौन सी है, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर किसी एक कंपोनेंट्स या एक रिएक्टेंट की वैल्यू या कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ली गई हो, और कंसंट्रेशन में जो चेंज आया है वो बहुत ज़्यादा माइनर सा हो। ठीक, तो हम उसे नेग्लिजिबल मान लेते हैं, उसको नेग्लिजिबल चेंज को हम कंसिडर ही नहीं करते उस रिएक्शन में। इसका जनरल एग्जांपल होते हैं हाइड्रोलाइसिस। कोई भी हाइड्रोलाइसिस हो वो सब के सब क्या कहते हैं, उसको हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर मानते हैं। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर यानी कि n की वैल्यू हमेशा 1 रहती है, चाहे वो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स हो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज हो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ माल्टोज हो, या हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, सेलुलोज, कुछ भी हो, यानी कि XYZ हम उसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मान के चलेंगे। तो यहाँ पर जो रेट होती है वो डिपेंड करती है किस पर, सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट पर। ठीक, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यहाँ पर x लिखते हैं नॉर्मली, तो ये क्या होती है, 1 होती है। 1 होने की वजह से k की वैल्यू बराबर होगी R मतलब रेट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। हम जानते हैं इसकी वैल्यू होती है रेट की मोल पर लीटर पर सेकंड, और इस R की वैल्यू होती है मोल पर लीटर। तो इससे ये वैल्यू
कट जाएगी और हमारे पास बचेगा पर सेकेंड। तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होगी वो होगी पर सेकेंड। दैट्स द क्लियर आंसर ऑफ इट। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं अभी तक। अब हमारे पास कुछ और क्वेश्चन हैं जो बाकी रह गए हैं। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 16 की, तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए, हाउ इज द रेट इफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज रिड्यूस टू हाफ। यानी कि कोई रिएक्शन है आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसा मान के चलें कि आपके पास कोई रिएक्शन है A2B जो कि ए की रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। तो कह रहे हैं कि भाई ये बताओ कि जब इसकी कंसंट्रेशन को, ए की कंसंट्रेशन को हम हाफ कर देंगे तो इसकी रेट पर क्या असर पड़ेगा। सपोज़ करो अगर मुझे नॉर्मल निकालना हो, तो यानी कि मैंने निकाला R1 निकालना हो मुझको नॉर्मल, तो जब भी मैं देखूंगा तो इसकी जो रेट होगी वो ये होगी, रेट लो, ये आ जाएगा इसका रेट लो जनरली। अब सपोज़ करें मैंने दूसरे स्टेप में इसकी कंसंट्रेशन को आधा कर दिया, तो मैंने आधा किया तो मतलब कंसंट्रेशन क्या बचेगी, के 1/2 ए कंसंट्रेशन। ठीक, इसको 2 मान रहे हैं हम दूसरी कंडीशन में। तो सेकंड कंडीशन में आपकी हाफ आ जाएगा बाहर, क्योंकि वो एक न्यूमेरिकल टर्म है, और के ए। इफ़ आई कंपेयर इट विद द इक्वेशन ए, कंपेयरिंग विद इक्वेशन ए, तो क्या पाते हैं आप कि ये जो है, ये और इसके बीच में डिफरेंस जो आया वो कितना आया है, हाफ का। यानी कि जो R2 है आपका, R2 दैट बिकम्स हाफ ऑफ R1। ठीक है, इसका और इसका कंपेयर करें तो आप पाओगे कि आपके पास R2 जो आया है वो 1/2R1 आया है। यानी कि ये R2 आधा हो गया किससे, R1 से। ये 2 जो हो जाएगा इसको डिवाइड कर देगा तो ये हाफ हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं R1/2 हो जाएगा। तो जब हम कंसंट्रेशन को आधा करते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर देखें, ये क्वेश्चन नंबर 17 दिया है जो एजर्सन रीजन का है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं जो एजर्सन रीजन के हैं। इनको हम ठीक से प्रैक्टिस करेंगे और इनके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अभी मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ और कुछ देर के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक, तो उसे आप देखेंगे तो आपकी पूरी वर्कशीट हो जाएगी जो कि टोटल 40 मार्क्स की है। इन क्वेश्चंस के अलावा भी आपने यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। हम ऐसे ही करके लगभग नहीं भी तो 10-15 पेपर सॉल्व करेंगे। और अगर आप इसके अंदर अपना टाइम देते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि पेपर को, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है और क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। ठीक, इट विल कंज्यूम योर टाइम बट दैट इज़ वर्थ इट, क्योंकि आपको एक सही अप्रोच और क्वेश्चन का सही आंसर देने का तरीका इसके थ्रू आएगा। तो बेस्ट ऑफ लक। अगर आपके पास कोई टॉपिक है जो कि आप पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल नंबर या फिर व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक, इसके ऊपर आप कर सकते हैं। ठीक, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और अगर आपको मेरी ईमेल आईडी चाहिए है तो ईमेल आईडी रहेगी मेरी, मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी ईमेल आईडी फॉर अ सेकेंड। ठीक, मेरी ईमेल आईडी रहती है ये, जिस पे मैं रोज़ाना मैसेज देखता हूँ, kemi@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर
ये रहेगा। ठीक, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें अगर कर सकते हैं तो, अगर आपको कुछ भी यूज़फुल लगा। एंड इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं अपने दूसरे क्लासमेट्स के साथ। और अगर आपकी तरफ से कोई टॉपिक या फिर कुछ क्वेश्चन का सलूशन चाहिए है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज या ईमेल कर सकते हैं वो क्वेश्चन, और मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।